गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडी लो क्लासेस में। ये हमारी जो बीएनएसएस मतलब नई सीआरपीसी की जो सीरीज कंटिन्यू चल रही है, आज हम उसमें चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 जो डील करता है वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां और उनके मजिस्ट्रेट के बारे में बताता है। ये सेक्शन हमें पढ़ने हैं 30 से लेकर 34 तक। देखो ये सेक्शन हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेक्शन हमें बताते हैं कि हमें कब पुलिस और मजिस्ट्रेट की सहायता करनी पड़ेगी। बीएनएस में ऐसे कौन कौन से सेक्शंस हैं जिनमें हमें उन्हें बताना पड़ेगा अगर उन ऑफेंसेस के बारे में हमें कोई नॉलेज है। हमें पता है कि अगर कोई पर्सन कल्पेबल होमिसाइड करने वाला है तब या कर चुका है तो हमें ये चीज पुलिस या मजिस्ट्रेट को बतानी पड़ेगी। कुछ अपराधों की इत्तला हमें उन्हें देनी पड़ेगी। तो हमें सेक्शंस बताए गए हैं, उन सेक्शंस का टाइटल भी मैं आपको बताऊंगी कि बीएनएस के ये टाइटल्स जिनके बारे में हमें उन्हें बताना है। देखो बीएनएसएस की ये सीरीज भी कंटिन्यू चल रही है। इसमें अगर आपने बीएनएस की बाकी की वीडियोस नहीं देखी है तो एमडी लो क्लासेस की प्लेलिस्ट ओपन कीजिए, बीएनएसएस की बाकी सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा आपको नहीं पता कि बीएनएस सेक्शन 1 से लेके हम सेक्शन 220 तक पहुंच चुके हैं, हमने इतने सेक्शंस कवर कर लिए, आपने नहीं देखे तो फटाफट आप देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन नंबर 30। सेक्शन 30 हमें बताता है वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां। जो भी हमारे सुपीरियर पुलिस ऑफिसर होते हैं उनकी पावर क्या है, सुपीरियर पुलिस ऑफिसर कहां तक अपनी पावर को यूज कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी मतलब वरिष्ठ अधिकारी से वरिष्ठ रैंक के पुलिस अधिकारी पूरे स्थानीय क्षेत्र में जहां वे नियुक्त हैं उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं जिनका प्रयोग ऐसे अधिकारी द्वारा अपने स्टेशन की सीमाओं के भीतर किया जाता है। मतलब सुपीरियर पुलिस ऑफिसर जहां पर उसे अपॉइंट किया गया है उस लोकल एरिया में, पूरे लोकल एरिया में क्या कर सकता है, अपनी पावर को यूज कर सकता है। अदरवाइज एक पुलिस ऑफिसर पूरे भारत में पुलिस ऑफिसर ही काउंट होता है। चाहे वो राजस्थान का पुलिस ऑफिसर है या यूपी का पुलिस ऑफिसर है, वो जहां पर भी जाएगा वो पुलिस ऑफिसर ही काउंट होता है। लेकिन एक मजिस्ट्रेट अगर वो राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट का है तो वो सिर्फ अपने हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही अपनी पावर को हेल्ड कर सकता है, उससे बाहर वो अपनी पावर को हेल्ड नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो सुपीरियर पुलिस ऑफिसर होते हैं जहां पर उन्हें अपॉइंट किया जाता है वहां पर पूरे लोकल एरिया में अपनी पावर को यूज कर सकता है। पुलिस ऑफिसर सुपीरियर इन रैंक टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन मे एक्सरसाइज द सेम पावर्स थ्रू आउट द लोकल एरिया टू विच they are appointed as may be exercised by such officer within the limits of his station। तो वो कहां पर अपनी पूरी पावर को यूज कर सकता है, अपने लोकल एरिया में। देन सेक्शन 31 वेरी इंपॉर्टेंट, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट टाइटल बेस आता है। इंटरव्यू में पूछे जाता है कि जनता कब पुलिस और मजिस्ट्रेट की सहायता करेगी, बीएनएसएस या सीआरपीसी में कहां पर बताया है। तो आपको बताना है सेक्शन 31 में हमें बताया है कि जो जनता है, जो पब्लिक होती है, वो पुलिस और मजिस्ट्रेट की सहायता करेगी। लेकिन कब करेगी, हमें बताया कि प्रत्येक व्यक्ति किसी मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी की यथोचित सहायता मांगने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए बाध्य है। जब आपसे पुलिस और मजिस्ट्रेट हेल्प मांग रहे हैं तब आपको हेल्प करनी पड़ेगी। अगर हेल्प नहीं करते देन वो आपको पनिश भी कर सकते हैं। एवरी पर्सन इज बाउंड टू असिस्ट अ मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर रीजनेबली डिमांडिंग हिज एड। अगर वो सहायता करने के लिए आपको बोल रहे हैं तो आपको सहायता करनी ही पड़ेगी। कब कब सहायता के लिए बोल सकते हैं कि किसी अन्य व्यक्ति को ले जाने या भागने से रोकने में, जिसे मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने के लिए अधिकृत है। जब पुलिस ऑफिसर आपको कह रहे हैं कि इस व्यक्ति को पकड़ो तो आपको पकड़ना पड़ेगा। जब कोई पर्सन कह रहे हैं कि उसको भागने से रोको तो आपको उस पर्सन को भागने से रोकना पड़ेगा। इस तरीके की सहायता आप पुलिस और मजिस्ट्रेट को करोगे। इन द टेकिंग और प्रिवेंटिंग द एस्केप ऑफ एनी अदर पर्सन होम सच मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर इज ऑथोराइज टू अरेस्ट। तो जिनको वो अरेस्ट करने के लिए ऑथोराइज है, अगर वो आपको कहते हैं कि पकड़ो तो पकड़ना पड़ेगा। सेकंड कहते हैं शांति भंग की रोकथाम या दमन। दमन का मतलब होता है दबाव के लिए। अब जब आपको कहा जा रहा है कि शांति भंग, जो शांति को भंग कर रहा है उसको रोको, आप उसकी रोकथाम करो, आप
उसको दबाओ तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, वो काम करना पड़ेगा इन द प्रिवेंशन और सप्रेशन ऑफ अ ब्रीच ऑफ द पीस। तो जो शांति को भंग कर रहा है, अगर पुलिस आपको कह रही है कि उसको रोको, तब आपको रोकना पड़ेगा। नेक्स्ट कहते हैं किसी भी सार्वजनिक संपत्ति, लोक संपत्ति को क्षति करने के लिए रोकना। मतलब कोई अगर पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट आपको कह रहा है कि कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, इंजरी कर रहा है, क्षति कर रहा है, तब आप उस चीज को रोको, तब आपको रोकना पड़ेगा। इन द प्रिवेंशन ऑफ एनी इंजरी अटेम्प्टेड टू बी कमिटेड टू एनी पब्लिक प्रॉपर्टी। तो अगर कोई पर्सन अगर कह रहे हैं, अगर आपको पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट कह रहे हैं व्यक्ति को पकड़ो, तो पकड़ना पड़ेगा। कोई शांति भंग कर रहा है, उसको रोको, तो रोकना पड़ेगा। कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को ब्रीच कर रहा है, अगर पुलिस और मजिस्ट्रेट कहता है कि वो आप रोको, तब वो काम आपको रोकना पड़ेगा। तो जब जब पुलिस और मजिस्ट्रेट आपसे सहायता मांगते हैं, तो आपको सेक्शन 31 में उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। देन कहते हैं सेक्शन 32, पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति को सहायता जो वारंट का निष्पादन कर रहा है। अब मतलब कि वारंट का निष्पादन करने के लिए पुलिस ऑफिसर से अदर देन किसी पर्सन को अपॉइंट किया गया है, हायर किया गया है, तब आपको उस पर्सन को भी हेल्प करनी पड़ेगी। जैसे मुझे कोर्ट से ऑर्डर आया कि आपको इस वारंट का एग्जीक्यूशन करना है, मैं पुलिस ऑफिसर नहीं हूं, मैं पब्लिक सर्वेंट नहीं हूं, लेकिन अगर मुझे कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, मैं एक प्राइवेट पर्सन हूं, तो मैं प्राइवेट पर्सन भी वारंट का एग्जीक्यूशन कर सकती हूँ। और जब मुझे अगर आपकी कोई काम में हेल्प चाहिए, तो मैं आपको हेल्प के लिए बोलूंगी और आपको मुझे हेल्प करनी पड़ेगी। ये सेक्शन कहता है 32 कि जब एक वारंट एक पुलिस अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को निर्देशित किया गया है, तो कोई अन्य व्यक्ति ऐसे वारंट के निष्पादन में सहायता कर सकता है। यदि जिस व्यक्ति को वारंट निर्देशित किया गया है वह हाथ में है और वारंट के निष्पादन में कार्य कर रहा है, अगर मैं आपको दिखा रही हूं कि ये मुझे वारंट एग्जीक्यूट करने के लिए दिया गया है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, तब आपको मुझे हेल्प करनी ही पड़ेगी। When a warrant is directed to a person other than a police officer, any other person may aid in the execution of such warrant if the person to whom the warrant is directed be near at the hand and acting in the execution of the warrant। तब आपको मुझे हेल्प करनी पड़ेगी, भले ही मैं पुलिस अधिकारी से अदर देन पर्सन हूँ। देन सेक्शन 33 कहते हैं कुछ अपराधों की इत्तला का जनता द्वारा दिया जाना। अब ऐसी इंफॉर्मेशन कौन कौन सी है, ऐसे कौन कौन से अपराध है जिसमें एक जनता क्या करेगी, अपराधों के बारे में बताएगी कि ये अपराध हो रहे हैं, होने वाले हैं या हो चुके हैं। तब आपको इस सेक्शन में जो जो ऑफेंसेस बताए हैं बीएनएस के, उन ऑफेंसेस के बारे में आपको इत्तला का देना पड़ेगा कि प्रत्येक व्यक्ति बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से किसी के तहत दंडनीय किसी भी अपराध के किए जाने या अन्य व्यक्ति के किए जाने के इरादे से अवगत है। कौन कौन से इरादे? जब कोई पर्सन जिसको पता है कि कोई पर्सन इन सेक्शंस में ऑफेंस करने वाला है, तब वो पर्सन क्या करेगा, उसकी जानकारी देगा। किसको देगा? पुलिस या मजिस्ट्रेट को देगा कि एवरी पर्सन अवेयर ऑफ द कमीशन of or of the intention of any other person to commit any offense punishable under any of the following sections of the भारतीय न्याय संहिता 2023। तो कौन कौन से सेक्शन है? देखो, बेर एक्ट में हमें सिर्फ बीएनएस के सेक्शंस की नंबरिंग दे रखी है, लेकिन मैंने यहाँ पे कोशिश की है क्योंकि नंबरिंग सारी हमें याद नहीं रहती, लेकिन अगर हम उनको टाइटल से याद करते हैं, अच्छा ये अपराध है, इन में हमें इंफॉर्मेशन देनी है, तो आप इस तरीके से भी बता सकते हो। जैसा हमें पहले कहा कि सेक्शन 103 से 105 में, मतलब 103 कहता है मर्डर के लिए पनिशमेंट, अगर कोई मर्डर करने वाला है, कर चुका है या कर रहा है, तब आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। 104 कहता है कि जब आप कोई पर्सन आजीवन कारावास में है, उस टाइम वो फिर से मर्डर करता है, तो आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। 105 कहता है कल्पेबल होमिसाइड करते हो तो इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। मतलब किसी ने मर्डर कर रहा है, कोई कल्पेबल होमिसाइड कर रहा है, लाइफ इंप्रिजनमेंट है, रहते हुए मर्डर कर रहा है, इस बारे में अगर आपको पता है कि कोई पर्सन ये अपराध कर रहा है, करने वाला है, तो आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अब देखो, सेक्शन 103 से 105 ऐसे याद करते तो भूल जाते, आगे याद नहीं रहते, लेकिन इस तरीके से टाइटल के साथ याद करेंगे तो हमें आगे भी याद रहेंगे। सेकंड कहता है
111 से 113 में, मतलब 111 से 113 हम सेक्शन पढ़ चुके हैं बीएनएस की सीरीज में। 111 कहता है संगठित अपराध कर रहे हैं, 112 कहता है छोटे संगठित अपराध कर रहे हैं, 113 कहता है आतंकवादी कार्य कर रहे हो। तो अगर इसके बारे में आपको पता है कि कोई पर्सन ये अपराध करने वाला है तो आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। नेक्स्ट कहते हैं 140 से 144 तक में कोई अपराध कर रहे हैं। 140 कहते हैं हत्या करने के लिए आप किसी पर्सन की किडनैपिंग अबडक्शन कर रहे हो और फिरौती मांग रहे हो, रैंसम ले रहे हो। 141 कहते हैं कि विदेश से आप कोई बालिका को लेके आते हो। 142 कहते हैं कि किसी पर्सन जो अपहत किया गया उसको छिपाते हो। या कि 143 कहते हैं व्यक्ति का दुर्व्यापार करते हो, कोई पर्सन कर रहा है तो आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। देन कहते हैं सेक्शन 147 से लेके 154 और 158। अब हमें पता है कि ये चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। ये चैप्टर हमें बताता है कि अगर आप भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करते हो, षड्यंत्र करते हो, तब आपको पनिशमेंट मिलेगी। अब कौन कौन से सेक्शन है देखो। 147 कहता है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, अटेम्प्ट करना। 148 कहता है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के लिए षड्यंत्र करना। 149 कहते हैं कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आयुध कलेक्ट करते हो। 150 कहते हैं कि आपको पता है कोई पर्सन युद्ध करने वाला है, उसकी परिकल्पना को छिपाते हो, नहीं बताते। 151 कहते हैं राष्ट्रपति या राज्यपाल पर हमला करते हो। 152 कहते हैं भारत की संप्रभुता एकता को अखंडित करने वाले या खतरे में डालने वाले कार्य कर रहा है कोई पर्सन। 153 कहते हैं विदेशी राज्य के साथ युद्ध करते हैं जिस विदेशी राज्य का भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है। ऐसे विदेशी राज्य के साथ क्या करते हैं, लूटपाट करता है जिसका भारत के साथ अच्छे संबंध है। और 158 कहता है कैदी को भागने में सहायता करता है। अगर इन ऑफेंसेस के बारे में आपको पता है तो आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि हमें कहते हैं सेक्शन 147 से 154 तक में अगर कोई ऑफेंस होते हैं तो आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो हमने ये सेक्शंस पढ़े 103 से 105, 111 से 113, 140 से 144 और 147 से 154 प्लस 158 सेक्शन भी इसमें इंक्लूड किया गया है। आगे सेक्शंस, नेक्स्ट सेक्शन हमें कहते हैं कि 178 से 182 में कोई अपराध करते हो। 178 से 182 हम पढ़ चुके हैं करेंसी नोटों के बारे में। करेंसी नोटों का कूटकरण करते हो, सामग्री का उपयोग करते हो, कब्जे में रखते हो, तब आपको क्या करना होगा। अगर आपको पता है इन अपराधों के बारे में तो इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। 178 कहता है करेंसी नोटों का कूटकरण करना। 179 कहता है उनका असली के रूप में उपयोग करना। 180 कहते हैं उनको कब्जे में रखते हो, सामग्री को कब्जे में रखते हो या उनके जैसे सदृश्य बना लेते हो। अगर आपको इनके बारे में पता है तो इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। देन कहते हैं 189 से 191, 189 191 वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्री मेंस इंटरव्यू, क्योंकि 189 अनलॉफुल असेंबली, 191 बलवा पढ़ते हैं। इनके बारे में आपको पता है तो बताना पड़ेगा। 274 से लेके 280, देखो यहाँ पर ये सेक्शंस लोक न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस के बारे में पढ़ते हैं। अगर आपको पता है कि कोई पर्सन पब्लिक न्यूसेंस करने वाला है तो आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। 307 कहता है कि आप क्या कर रहे हो, तैयारी करने के बाद चोरी का अपराध कर रहे हो और ये चीज आपको पता है कि वो पर्सन क्या कर रहा है, पूरी प्रिपरेशन करके चोरी करने वाला है, तब आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद कहते हैं 309 से 312 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। 309 कहता है कि कोई पर्सन लूट कर रहा है, कोई पर्सन 310 में डकैती कर रहा है, 311 में मृत्यु या घोर उपत्ति करने के साथ लूट या डकैती करता है और 312 कोई घातक आयुधों के साथ लूट या डकैती करता है। आपको पता है कि वो लूट या डकैती करने वाला है, तब आपको इसकी इंफॉर्मेशन बतानी पड़ेगी। तो बाकी के सेक्शंस, उसके बाद कहते हैं 316 के सबसेक्शन 5, उसके बाद कहते हैं 316 के सबसेक्शन 5 में कोई पर्सन आपराधिक न्यास भंग का अपराध करने वाला है, तब आपको बताना पड़ेगा। 326 से 328 कहते हैं कोई पर्सन रिश्ते का अपराध करने वाला है, आपको पता है बताना पड़ेगा। 331 और 332 मतलब गृह अतिचार और गृह वेदन का कोई अपराध करते हैं तो आपको बताना पड़ेगा। तो ये सेक्शंस जो मैंने आपको टाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से बताए हैं, इस तरीके से आप याद रखोगे तो मेंस का एक क्वेश्चन आपका इजीली कवर हो जाएगा। तो इन अपराधों के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अब देखो बेरेक्ट में सीरीज वाइज दे रखे हैं तो आपको मेंस के एग्जाम में सीरीज वाइज लिखने की जरूरत नहीं है, आप सेक्शंस को ऊपर नीचे या शफल भी कर सकते हो। तो ये अपराध हमने टोटल पढ़े जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी जब आपको पता है कि कोई पर्सन इन सेक्शन में कोई ऑफेंस करने वाला है।
किसको दोगे? या तो निकटतम पुलिस थाने में या निकटतम मजिस्ट्रेट को आप इसकी तुरंत जानकारी दोगे। अब बात करते हैं सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 कहता है कि इस धारा के पर्पस के लिए अपराध शब्द में भारत के बाहर किसी भी स्थान पर किया गया कोई कार्य जो यदि भारत में करते तो अपराध होता। भारत से बाहर कोई आपने अपराध किया, भारत में आ जाते हो तो अब भारत के नागरिक हो तो हम आपको पनिश करेंगे। तो ये पॉइंट हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो बात करते हैं सेक्शन 34। 34 का आप सिर्फ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए समझो कि जो गांव में रहने वाले अपॉइंटेड ऑफिसर्स होते हैं, अगर उनको पता है कि गांव में ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपराध कर रहा है, करने वाला है, अभ्यासतः अपराधी है, तो उस ग्राम के अधिकारी की ड्यूटी बनती है कि वो न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को इस बारे में बताए कि ग्राम के मामलों के संबंध में कतिपय नियोजित अधिकारियों का रिपोर्ट करने का कर्तव्य होता है। तो गांव के ऑफिसर्स जितने भी अपॉइंटेड होते हैं उनकी ये ड्यूटी बनती है कि अगर उनके गांव में ऐसा कोई पर्सन है जो अपराध करने वाला है, कर चुका है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है जिसको न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को बताना चाहिए, तो उनको वो इन्फॉर्मेशन बतानी पड़ेगी। तो ये सेक्शन सिर्फ आपको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए समझना है। तो ये आज हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां, मजिस्ट्रेट और पुलिस को सहायता। इसमें से हमारे मेंस के क्वेश्चन और प्री के क्वेश्चन भी आते हैं। ये आज हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। कल हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कि पुलिस वारंट के बिना कब अरेस्ट कर सकता है। पूरा पूरा 20 नंबर तक का क्वेश्चन आ सकता है। तो नेक्स्ट क्लास हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप चाहते हो नेक्स्ट क्लास जल्दी से जल्दी है तो प्लीज कॉमेंट और लाइक जरूर किया करो। तो फटाफट, अभी क्लास कंप्लीट हो चुकी है, कॉमेंट और लाइक फटाफट कर दो। उसके अलावा 59 रुपीज की जो हमारी यूट्यूब पे मेंबरशिप का कोर्स है, 59 रुपीज में ज्वाइन करो। टोटल उसमें 7 पार्ट्स तक अपलोड हो चुके हैं एमसीक्यूज के। उसके अलावा मेंस के कुछ टॉपिक्स है वो भी हम कवर कर चुके हैं। तो फटाफट मेंबरशिप ज्वाइन करो, एमडी लॉ क्लासेस के मेंबर बन जाओ। और अदरवाइज आप एमडी लॉ क्लासेस के पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हो तो स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उससे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आज के लिए धन्यवाद।